पिछले एपिसोड में बायतियान ने अपने आइस ऑफ फायर दोनों के पांचों मेरिडियन को अनलॉक कर लिया था, जो कि हीवन लेवल वाले होते हैं। और इस चीज से सारे के सारे लोग एकदम हैरान थे कि आखिर बायतियान ने ये कैसे कर दिखाया। पर इस चीज पे हान फेंग नाम के एक डिसाइपल को यकीन नहीं होता है और वो सीधा बायतियान से चैलेंज कर देता है कि उसने यहाँ पर चीटिंग की है। इस वजह से बायतियान उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि दिखा सके कि उसके पास पावर है और उसने कोई चीटिंग नहीं की। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान और हान फेंग के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जो भी यहाँ पर बने रिंग के बाहर जाएगा वो हार जाएगा। तब वहाँ पर एक छोटी सी बी आ जाती है जो सीधा हान फेंग के आंख के पास ही काट लेती है, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। और जैसे उसका ध्यान भटकता है, हान फेंग वहाँ पर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से हान फेंग के जितने भी अटैक थे वो सभी वहाँ पर जमने लगते हैं। और फिर अगले ही पल बायतियान अपने फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार कई सारे अटैक हान फेंग के ऊपर करना शुरू कर देता है, जिस अटैक को तो हान फेंग देख भी नहीं पाता क्योंकि उसका ध्यान वैसे भी उस बी की वजह से भटक गया था। और उसका फायदा उठाते हुए बायतियान लगातार उसके ऊपर अटैक की बारिश किए जा रहा होता है। हान फेंग जितनी भी कोशिश करता वो एक भी अटैक बायतियान के ऊपर नहीं कर पाता है। जहाँ वो अटैक करने जाता वो बी वहाँ पर आ जाती है जो हान फेंग की जगह जगह काट कर उसका ध्यान भटका रही होती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए बायतियान लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। उस बी के बारे में तो बायतियान को भी नहीं पता था कि आखिर ये अचानक से कहाँ से आ गई जो मेरा इतना अच्छे से सपोर्ट कर रही है। जिसके बाद वो हान फेंग को मार मार के उसकी ऐसी हालत खराब कर देता है कि वो दोबारा फाइट करने के लायक भी नहीं था। इस चीज को देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हक्का बक्का रह गए थे कि बायतियान ने तो बड़ी ही आसानी के साथ हान फेंग को हरा दिया। उसका तो कोई जवाब ही नहीं। अचानक से न जाने उसे क्या हो गया है जिस वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद बायतियान एक और घसीट के लात सीधा हान फेंग को ही मार देता है, जिस वजह से हान फेंग की जो बची कुची हालत थी वो भी खराब हो गई होती है। तब बायतियान उसके पास आता है और उसके मुंह पे पैर रखते हुए कहता है, तुम्हें मारने वाला मैं हूँ। जब भी तुम्हें मन करे मुझसे बदला लेने का मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुमसे फाइट करने के लिए तैयार होऊंगा। और यही सेम डायलॉग कुछ दिनों पहले हान फेंग ने बायतियान को मार मार कर कहा था। उसी का बदला बायतियान ने यहाँ पर निकाल लिया। जिसके बाद वो हान फेंग को बैटल एरिना के बाहर फेंक देता है, जिस वजह से हान फेंग ये राउंड हार चुका था। जिसके बाद बायतियान सभी से कहता है, अगर किसी और को भी लगता है कि मैंने चीटिंग की है तो वो यहीं पे आके मुझसे फाइट कर सकता है, मैं उससे भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और किसी के अंदर भी बायतियान से फाइट करने की हिम्मत नहीं बचती। अब बायतियान के पास वो मास्टर आते हैं जो उसे वो पिल भी दे देते हैं, जिसे 5 मेरिडियन अनलॉक करने वाले को दिया जाने वाला था। बायतियान जैसे उस पिल को देखता है तो उसे ये पिल किसी काम की नहीं लग रही होती है। ये तो बिल्कुल लो लेवल की उसे दिखाई दे रही थी क्योंकि एक बार उसके पास उसके एंसेस्टर की जो पावर आ चुकी है उस वजह से वो हर चीज की पावर को पहचान सकता है कि किसके अंदर कितनी पावर है और किसके अंदर कितनी पावर नहीं है। उसी वजह से उसे पता चला कि ये पिल तो एकदम लो लेवल की है, ये तो एकदम घटिया सी है। लेकिन तब भी अपने मास्टर का दिल रखने के लिए वो उसे अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जैसे वो थोड़ी दूर आता है उसे ऐसा लगता है कि आसपास भी कोई है। तभी उसकी बॉडी के अंदर से एक छोटा सा क्रिएचर बाहर निकल कर आता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा दिख रहा था। बायतियान उसे देखकर हैरान रह जाता है कि अरे आखिर ये कौन सी चीज है। तब वो छोटा क्रिएचर बायतियान को अपना मास्टर मास्टर कहना शुरू कर देता है, साथ ही उसका नाम लिंगर भी था। वो बायतियान को बताता है, मैं वही पिल हूँ जिसे अल्केमी गॉड यानी कि तुम्हारे एंसेस्टर रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे रिफाइन करने के बाद ही उनकी जान चली गई। उस पिल के अंदर इतनी पावर है कि वो खुद को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, इसलिए मैंने अपने आप को इस क्रिएचर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये सुनकर बायतियान तो एकदम हैरान था कि आखिर ये कितनी अजीब पिल है। साथ ही उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उसके एंसेस्टर ने निर्वाणा पिल को रिफाइन कर लिया था, तभी तो ये पिल यहाँ पर वापस आ पाई है। लिंगर बायतियान से कहता है, मैं एक फीमेल मॉन्स्टर हूँ और मैं काफी टाइम से अपने मास्टर की हार्ट के अंदर रह रही थी और जब उनकी पावर तुम्हारे अंदर गई तो उस वजह से मैं भी वापस से जिंदा हो चुकी हूँ। मेरे मास्टर तो नहीं रहे लेकिन उनकी पावर तुम्हारे अंदर होने की वजह से आज से तुम मेरे मास्टर हो। जो तुम कहोगे मैं वो ही करूंगी। मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ, चाहे कितना भी खतरनाक कोई मॉन्स्टर या फिर बीस्ट क्यों ना आ जाए, मैं उसकी भी पावर को अपने अंदर ट्रांसफर करते हुए खुद को उसके जैसा बना सकती हूँ। ये सुनकर तो बायतियान खुश हो जाता है कि लिंगर तो मेरे आगे बहुत काम आ सकती है। अगर ये मेरे साथ रहे तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उससे कहता है, क्या तुम मुझे खुद को किसी भयानक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म करके दिखा सकती हो। जिस पर लिंगर कहती है, मैं तो काफी टाइम से सोई हुई थी इसलिए मेरी पावर अभी उतनी ज्यादा जागी नहीं है। सबसे पहले मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा, उसके बाद ही मैं खुद को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। और मुझे अपनी पावर बढ़ाने के लिए कई सारे स्पिरिट स्टोन और कुछ एलेक्सर भी लगते हैं, उनकी मदद से मैं जल्द से जल्द बड़ी हो सकती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पावर भी असली दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तब बायतियान उसे वो ही पिल देता है जो अभी उसके मास्टर ने उसे दी थी। लेकिन उस पिल को देखकर लिंगर कहती है, ये तो
किसी काम की नहीं है, इसके अंदर तो कोई पावर नहीं है। लेकिन रुको, मैं इसके अभी पावर बढ़ा देती हूँ। जिसके बाद वो खुद से उस पिल की पावर बढ़ा देती है और उसे खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से उसे काफी टाइम से जो भूख लगी थी वो थोड़ी सी मिट जाती है। तभी वहाँ पर कोई आने लगता है, इसलिए लिंगर दोबारा से बातियान की बॉडी के अंदर चली जाती है। तब वहाँ पर वही लड़की आती है जिसका बातियान फियांसे है और उसका नाम रांझी होता है। बातियान उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम हमारे रिश्ते को यहाँ पर खत्म करने के लिए आई हो? अगर ऐसा है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हें तो कहती थी कि हमारी जो एंगेजमेंट हुई है हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर तो रांझी भी हैरान थी कि कुछ दिनों पहले तो बातियान ऐसा नहीं था, अचानक से इसे क्या हो गया? ये तो जब भी मैं इसके सामने आती थी मुझे देखकर ही शर्मा जाता था, पर अचानक से इसे ऐसा कुछ हो गया है जो ये मेरे सामने शर्माने की बजाय डायरेक्ट मुझे मुंह पर जवाब दे रहा है। लेकिन वह भी इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती। पर हमें पता है कि बातियान इतना अचानक से बदल इसलिए गया क्योंकि उसके पास उसके एंसेस्टर की सारी मेमोरी और पावर आ चुकी है। इस वजह से अब वो वाला बातियान नहीं रहा जो कमजोर हुआ करता था और लोगों से बुली किया करते थे। तब रांझी बातियान से कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे एक डील करने के लिए आई हूँ। मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आते रहूंगी और तुम्हें मुझे कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद करनी है ताकि मैं भी तुम्हारी जितनी पावरफुल बन सकूं। ये सुनकर बातियान हैरान रह जाता है कि आखिर इसे क्यों कल्टीवेशन की जरूरत पड़ गई। लेकिन तब भी वो उसकी इस बात पर राजी हो जाता है, लेकिन इस शर्त पे कि रांझी को उसे कई सारे ट्रेनिंग रिसोर्सेज देने होंगे और 10 स्पिरिट स्टोन देना होगा, जिस पर रांझी इस काम के लिए मान जाती है। जिसके बाद बातियान ये सोचने लगता है कि मुझे अभी काफी सारे रिसोर्सेज और स्पिरिट स्टोन की जरूरत है ताकि मैं खुद की और लिंगर की कल्टीवेशन बढ़ा सकूं। इसलिए मुझे कैसे भी करके रांझी से ये डील माननी होगी। इसीलिए तो मैं इसे ये डील माना हूं ताकि ये हमें कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेस ला के दे सके। तब रांझी बातियान को 3 स्पिरिट स्टोन देती है क्योंकि अभी उसके पास इतने ही थे। वो उससे कहती है, अभी तुम इतने रख लो, मैं बाद में और लाकर दे दूंगी। जिस पर बातियान मान जाता है। अब बातियान अपने घर पर आता है जहाँ वो सभी को ये बताता है कि इस बार का जो टेस्ट था उसे मैंने सबसे अच्छी तरीके से पूरा किया और मैंने अपने आइस ऑफ फायर के दोनों मेरिडियंस अनलॉक करके दिखा दिए। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन और उसके फादर एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बातियान ने तो सच में कमाल ही कर दिया। जिसके बाद बातियान उनसे कहता है, आपने कहा था कि अगर मेरी टेस्ट पूरा कर लूं तो आप मुझे मेरी माँ के बारे में बताएंगे। जिस पर उसके फादर कहते हैं, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ सालों पहले मेडिसिन वैली के लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने तुम्हारी माँ को जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गए। उन्होंने तो तुम्हारे ग्रैंडफादर की फायर फ्लेम भी छीन ली। मैंने और तुम्हारी बहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाए। तभी से हमारी फैमिली हमेशा से गिरते हुए आई है। उसके बाद से हमारी फैमिली की कोई इज्जत नहीं करता क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कोई ऐसा पावरफुल है ही नहीं जो हमारी फैमिली की इज्जत दोबारा बढ़ा सके। ये सुनकर बातियान उनसे कहता है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, देख लेना मैं पावरफुल बनकर दिखाऊंगा, अपनी माँ को भी बचाऊंगा और मेडिसिन वैली वालों से अपना बदला भी लेकर रहूंगा। जिस पर उसके फादर कहते हैं, इतना गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है, तुम नहीं जानते कि मेडिसिन वैली वाले लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तुम्हें सबसे पहले अपना कल्टीवेशन करके खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम उनसे फाइट कर सकते हो। जिस पर बातियान मान जाता है और फिर वो रात को दोबारा से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जहाँ वो खुद से कहता है, मेरे पास मेरे एंसेस्टर की पावर आ चुकी है, लेकिन तब भी मेरी बॉडी सिर्फ वॉरियर लेवल पर ही है। उसके बाद मुझे मार्शल आर्ट मास्टर, ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर, मार्शल किंग, मार्शल एम्परर, मार्शल लॉर्ड, मार्शल सेंट और आखिरी में जाकर गॉड लेवल को अचीव करना होगा, जिस लेवल को मेरे एंसेस्टर ने पहले से अचीव कर लिया था। एक बार मैं उसे अचीव कर लूं तो उसके बाद मैं अपनी माँ को भी बचा सकता हूँ और सारे लोगों से अपना बदला ले सकता हूँ। जिसके बाद वो रांझी के द्वारा दिए हुए 3 स्टोन को वहाँ पर लिंगर के जरिए रिफाइन करना शुरू कर देता है ताकि लिंगर उसकी पावर बढ़ा दे और उसका इस्तेमाल करके बातियान खुद की भी पावर बढ़ा सकता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।